गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग का। हमने कल प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी विनिर्माण उद्योग के बारे में और उद्योगों के बारे में कि प्रारंभ में उद्योगों की स्थापना तो की गई, लेकिन प्रारंभ में जो उद्योगों की स्थापना हुई उसमें क्या है, सफलता नहीं मिली। उनमें प्रयास किए गए आगे बढ़ने के, उद्योगों के क्षेत्र में विकसित होने के, लेकिन वो उद्योग पूर्णतः क्या असफल हो गए। लेकिन प्रयास उस समय कर दिया गया था। अब आगे किस प्रकार से अपने उद्योग है उससे संबंधित है, किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान रहता है, किस प्रकार से विनिर्माण का महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप क्या है कि जो वीडियो अपने प्रीवियस चैप्टर के हो चुके हैं उनको अच्छी तरीके से लर्न करें, अच्छी तरीके से उनके नोट्स तैयार करें। इसके साथ अपने जो प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके, 4था चैप्टर अपना चल रहा है, तो उनका भी साथ साथ में क्या आप दोहरान करते रहें। क्योंकि दोहरान करने से क्या होगा कि वो चैप्टर आपके अच्छे क्लियर तैयार हो जाएंगे। और अभी ये वाला अपना चैप्टर, चौथा चैप्टर है वो चल ही रहा है, तो साथ साथ में अपनी तैयारी करनी जरूरी है। क्योंकि मान लो हम कुछ दिन तैयारी कर लेते हैं, कुछ दिन तैयारी नहीं करते हैं, तो बीच में जो गैप लगता है, स्पेस लग जाता है, वो हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट डालता है। इसलिए लगातार सतत का अध्ययन है वो आप सभी करते रहें। अब आती है आगे अपने अध्याय के चैप्टर की, उससे संबंधित बारे आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसमें कि खनिज क्या है। खनिज का अर्थ क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ जिनको हम खान से खोदकर निकालते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको हम खान से खोदकर निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। सामान्य इसका अर्थ है। अब बात करते हैं हमें इसके खनिज की, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकल जाते हैं, ऐसे भौतिक पदार्थ। अब ये खनिज एक प्रकार के नहीं होते, खनिज है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में चर्चा भी की थी कि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसमें कुछ छोटे खनिज है, कुछ बड़े खनिज है और कुछ है गौण महत्व खनिज है। इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार के खनिज है, वो अनेक प्रकार की चट्टानों से निकलते हैं। और ये इनका निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा की थी कि जीवाश्म है, जीवाश्मों के द्वारा इनका निर्माण होता है। यानी हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके जो अवशेष है, जो जीव जंतु है उनके अवशेष है, वो भूमि के अंदर दब गए थे। और दबने के कारण, बहुत सारे समय बीतने के कारण, ताप और दाब के कारण वो बाद में किस रूप में परिवर्तित हो गए, खनिज पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो एक प्रकार से जो खनिजों का है निर्माण, वो खानों से खोद के इनको निकाला जाता है। बात आती है कि प्रमुख जो खनिज है, कौन कौन से प्रमुख है जिनकी चर्चा हमने प्रमुखता इस पाठ के अंतर्गत की है, और प्रीवियस चैप्टर में भी अपने प्रमुख रूप से इनके उदाहरण हमने पढ़े हैं। तो बात आती है लोहा, कोयला और जस्ता। ये विभिन्न प्रकार के क्या है कि खनिज पदार्थ है जिनको हम खानों से खोद के प्रमुखता निकालते हैं। तो इस प्रकार खनन प्रक्रिया के द्वारा भी क्या है कि लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलने के साथ साथ क्या है, जो खनिज प्राप्त होते हैं उनसे क्या है कि उद्योगों की स्थापना की जाती है। और जो कच्चा माल होता है उसको बाद में शुद्ध करके उस खनिजों का उपयोग है वो प्रमुखता क्षेत्रों में किया जाता है। बात आती है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो कब प्रारंभ की गई। तो सबसे पहले औद्योगिक नीति होती क्या है। औद्योगिक नीति वह नीति है जो उद्योग धंधों में किए जाने कार्यों से संबंधित होती है, और उन कार्यों को किस प्रकार से परिणित किया जाए, किस प्रकार से उनको परिवर्तित किया जाए, किस प्रकार से उनके क्षेत्र में प्रगति की जाए, इन सभी के बारे में योजनाएं बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है और उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो बात आती है सबसे पहले कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो कब प्रारंभ की गई थी। तो 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति है वो प्रारंभ की गई थी। बात आती है कि औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। ध्यान रखना कि उद्देश्य का मतलब ये होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण है, क्या लक्ष्य है, क्या हमें लाभ मिलेगा उसके तहत, और किस प्रकार से क्षेत्र इसका विस्तृत होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार क्या है कि जो औद्योगिक नीति है इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। प्रादेशिक का मतलब होता है विभिन्न राज्यों से संबंधित। विभिन्न राज्यों में जो असंतुलन है, चाहे वो उद्योगों की दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक स्तर के आधार पे हो, चाहे वो सामाजिक के आधार पे हो, उन स्तर को, सामाजिक असंतुलन को, प्रादेशिक असंतुलन को क्या करना है, कम करना है, ताकि सभी राज्य हैं, सभी जो उद्योग धंधे उनकी स्थिति क्या हो जाए, सामान्य हो जाए। कई उद्योग तो ऐसे जो पिछड़ गए हैं, कई उद्योग जो वृद्ध हो गए हैं, जो विकसित है, तो सभी उद्योगों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करना। नए रोजगार की स्थापना। अब नए रोजगार की स्थापना कैसे होगी, तब हम नए तकनीक को, नए कौशल को, नए प्रशिक्षण को हम अपने काम में लाएंगे, अपने काम करने के तरीकों को हम परिवर्तित करेंगे, और एक कार्य को विभिन्न तरीकों से किस प्रकार किया जाता है उस कार्य करने को प्रयास करेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि लोगों को नए रोजगार मिलेंगे,
लोगों की आमदनी का नया स्तर प्राप्त होगा और जो बेरोजगार है उनकी स्थिति में सुधार होगा। बात आती है कृषि उद्योग का विकास। इसके साथ साथ क्या कृषि उद्योग का विकास में भी महत्वपूर्ण उद्योगों में विकास रहा है, क्यों हम बात करते हैं कि पहले परंपरागत रूप से कृषि की जाती थी, जिस कारण क्या है अधिक समय लगता था और कम उत्पादन होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो परंपरागत तकनीक को छोड़ के हमने नवीन तकनीक को अपना लिया है, जिस कारण क्या है कि हम मशीनों का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपने संसाधन है कृषि संबंध उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण क्या है कम समय में अधिक लाभ प्राप्त होता है और अधिक उत्पादन होने के कारण क्या है वो उत्पादन है कच्चे माल के रूप में कहाँ जाता है, उद्योगों में जाता है, तो उद्योगों का विकास होता है। बात आती है कम लागत से उत्पादों का निर्माण। हम क्या है कम लागत यानी किसी वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु के उत्पादन में मूल्य तो कम लगना और उस कम मूल्य के बदले हमें लाभ क्या अधिक प्राप्त होना, तो ये प्रयास प्रमुख रूप से औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए हैं। पहली बात है इसमें प्रादेशिक जो असंतुलन है उसको सामान्य स्थिति पे लाना। दूसरी बात है नए रोजगार, लोगों को नए रोजगार मिले जिससे क्या है उनको आजीविका के स्रोत प्राप्त हो। तीसरी बात है कृषि उद्योगों में विकास, कृषि है उसी तरह विकास करना, परंपरागत तकनीक को छोड़कर नवीन संसाधनों का उपयोग करना। बात है कम लागत से उत्पादों का निर्माण, यानी कम मूल्य खर्च करके भी जो उत्पाद है उसको अधिक प्राप्त करना। अब आती है योजना आयोग की। एक प्रकार से हम बात करेंगे योजना क्या होती है। किसी कार्य करने से पहले हम उसके बारे में जो रूपरेखा तैयार करते हैं, जो उसके हम सारणी तैयार करते हैं, वो प्रमुख रूप से क्या कहलाती है, योजना कहलाती है। कोई भी विषय हो, हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तैयारी की, हमारे मान लो 20 चैप्टर है एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो हम क्या 20 जो अपने अध्ययन है, 20 जो अपने चैप्टर है, क्या उनकी एक साथ तैयारी कर पाएंगे? क्या उनकी एक साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब उनको हम क्या है कि महीने के अनुसार उनको अलग अलग डिवाइड कर दें कुछ भागों में, और हम फिर क्या है कि लगातार स्टेप बाय स्टेप उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या हो गई कि हमने उससे अध्ययन की योजना बना ली कि कितने महीने में अपने को कितने चैप्टर लर्न करने हैं और हमारा उद्देश्य कब तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें भी ये योजना का मतलब ये होता है किसी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाना, वो क्या कहलाती है, योजना कहलाती है। बात ये योजना आयोग की स्थापना है वो कब हुई, इसका गठन कब किया गया, ध्यान रखना। इसका गठन हुआ था, वो हुआ था 15 मार्च 1990 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। अब जब योजना आयोग अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर रहा था तो और अधिक इसको मजबूत बनाने के लिए, और अधिक इसको जटिल बनाने के लिए, और अधिक इसको प्रगतिशील बनाने के लिए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पे जो इसका नया नाम आया वो है नीति आयोग का गठन। योजना आयोग का जो परिवर्तित नाम है वो क्या है, नीति आयोग है। और एक प्रकार से कहा जाए तो क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग से पूर्व स्थिति में इसका क्या नाम था, तो ध्यान रखना योजना आयोग था और वर्तमान नाम क्या है इसका, नीति आयोग। बात है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को। कब स्थापना हुई थी नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अब एक बात ध्यान रखना, नीति आयोग का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रमुख कौन है, अपने भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या है नीति आयोग के प्रमुख निर्धारित करता है और प्रमुख रूप से देख रेख जो इसके कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। बात आती है कि ये जो योजना आयोग है और जो नीति आयोग है इनका किन उद्देश्यों की दृष्टि से निर्माण किया गया है, किस दृष्टि से इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पंचवर्षीय योजनाओं से विकास। इन जो योजना आयोग है इसकी दृष्टि से क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। हमने पूरे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं। वह योजनाएं जो किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं बनाई जाती है, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है, पंचवर्षीय योजना कहलाती है। दूसरी बात हमने बात की थी कि पंचवर्षीय योजनाएं 1 वर्ष से संबंधित नहीं होती है, 5 वर्षों से संबंधित होती है। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजनाओं से विकास, किसका विकास, उद्योगों का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना और योजना के आधार पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना। बात आती है लोहे इस्पात सूती वस्त्र उद्योग। अब इसमें क्या है, नीति आयोग में, योजना आयोग में जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग है, जो हमारे इस्पात उद्योग है, लोह उद्योग है, इनमें प्रमुख रूप से प्रगति करने का प्रयास किए गए। इन किस्म परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाए, इस प्रकार के कार्य प्रमुख रूप से इसमें लक्ष्य रखे गए थे। बात आती है सीमेंट, कागज, चीनी उद्योग का विकास। इसके साथ साथ क्या है, कुछ अन्य उद्योगों में विकास भी किया गया। लोहे इस्पात उद्योग के साथ में प्रमुख रूप से सीमेंट का, कागज का और चीनी उद्योगों का विकास भी साथ साथ में समय की आवश्यकता के आधार पे होता गया है।
बात आती है भारत में लोह इस्पात, यानी भारत का जो लोह इस्पात है उसका वर्णन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से है, किस प्रकार से उद्योगों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और प्रारंभिक स्थिति अगर कही जाए तो लोह उद्योग के बाद में क्या है, अन्य उद्योगों का विकास धीरे धीरे प्रारंभ में हुआ है। बात आती है कि औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ, एक प्रकार से कहा जाए तो जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास का जो स्तर है, इसकी प्रमुख आधारशिला क्या है, तो प्रमुख रूप से लोह इस्पात उद्योग को अपने उद्योगों की आधारशिला कहा जाता है। बात आती है कि अन्य उद्योगों के विकास का जननी, एक प्रकार से कहा जाए तो लोह उद्योग है वो दूसरे अन्य उसके सहायक जो उद्योग है उसका जननी कहा जाता है, यानी इसके द्वारा अन्य उद्योगों की स्थापना के सहयोग के कार्य करना या इस उद्योग से अन्य जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास होना। तो एक प्रकार से लोह उद्योग है उसको अन्य उद्योगों का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है, जन्म देने वाला कहा जाता है। बात आती है कि जो लोह इस्पात की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी भारत में, वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना बहुत पहले भारत में लोह उद्योग की जो कार्यक्रम है, जो इसकी रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी थी, और जो इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की सबसे पहले शुरुआत की थी वो की थी 1830 में। कब की गई थी, 1830 में इसकी स्थापना है वो भारत में की जा चुकी थी। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, और जो ये लोह इस्पात उद्योग है ये क्या सफल हुआ या असफल हुआ। तो बात आती है कि जो इसका स्थान है वो है पोर्टो नावा। पोर्टो नावा कहाँ आता है, तमिलनाडु में आता है। 1830 में जो पोर्टो नावा स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ क्या है कि सर्वप्रथम लोह इस्पात के प्रारंभ किया गया। अब आती है कि ये सफल रहा या असफल रहा, प्रारंभ में कुछ प्रयास किए गए, कुछ रूपरेखाएं बनाई गई, लेकिन पूर्णतः अगर बात कहें सफलता और असफलता की, तो ध्यान रखना यहाँ पर है इस लोह इस्पात उद्योग को सफलता नहीं मिली और असफलता मिली। लेकिन इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई कि लोह इस्पात की जो प्रक्रिया है भारत में धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। हमने बात की कि जो लोह इस्पात उद्योग है उसका जो प्रारंभ है भारत में 1830 में हो गया था, और इसकी जो प्रारंभ किया गया उस प्रारंभिक स्थिति में भारत में इस लोह इस्पात उद्योग को पर्याप्त रूप से सफलता नहीं मिली। जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी वो उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाए, और लोह इस्पात उद्योग 1830 में पूर्णतः क्या असफलता को प्राप्त करता है। तो बात आती है कि जो लोह इस्पात उद्योग है उसको सफलता कब प्राप्त हुई और कहाँ पे बाद में इसकी स्थापना की गई। तो प्रमुख से बात आती है कि लोह इस्पात उद्योग की जो सफल शुरुआत हुई वो कौन सी शताब्दी में हुई, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की जो स्थिति मान सकते हैं उसमें क्या है, भारत में लोह इस्पात उद्योग की दृष्टि से पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई। बात आती है कि जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जो लोह इस्पात की दृष्टि से ये एक प्रमुख कंपनी है जिसके द्वारा अच्छी किस्म के लोह इस्पात है वो तैयार किए जाते हैं। तो बात आती है इसकी स्थापना है वो कब की गई, तो ध्यान रखना 1907 में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1907। बात आती है कहाँ पे और कौन से स्थान पे की गई थी, तो ध्यान रखना स्थान इसका आता है सांची, जमशेदपुर है झारखंड में। कहाँ इसका स्थान है, सांची जमशेदपुर झारखंड में इसकी सफल शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1907 में। 1830 में प्रयास किया गया, वो क्या हो गया, प्रयास से असफल हो गया था। अब बात आती है कि जो लोह उद्योग है प्रमुख रूप से भारत में जब इसकी प्रारंभिक स्थिति की बात की जाए तो कहाँ कहाँ कौन से स्थान पे और कौन से राज्य में लोह इस्पात से संबंधित जो कार्य है वो प्रारंभ प्रमुख रूप से किए गए। तो सबसे पहले बात आती है कि 1919 में जो बर्नपुर है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इसका कार्य प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही 1919 में जो मैसूर है कर्नाटक का, वहाँ भी क्या है लोह इस्पात उद्योग है वो प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाद में 1923 में भद्रावती है कर्नाटक है उसका स्थान, वहाँ भी लोह इस्पात प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार जो राउरकेला है उड़ीसा का, वहाँ भी क्या 1923 में कार्य प्रारंभ। इस प्रकार क्या है 1919 में और 1923 में लोह इस्पात उद्योग है वो भारत में धीरे धीरे अपनी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा था। बात आती है भिलाई है वहाँ छत्तीसगढ़ में, और बोकारो झारखंड में भी क्या है लोह उद्योग की प्रमुख रूप से स्थापना की गई। अब बात आती है कि राउरकेला व भिलाई की जो लोह उत्पादन की जो क्षमता है कितने टन तक इसमें बताई गई है, तो ध्यान रखना कि 16 लाख टन है वो लोह इस्पात। प्रमुख रूप से दो स्थान कौन कौन से, राउरकेला उड़ीसा और जो भिलाई है वो अपने क्या है इन स्थानों में प्रमुख रूप से क्या है कि लोह इस्पात के प्रमुख कारखाने स्थापित किए गए। बात आती है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो कब की गई, लोह जो इस्पात से संबंधित अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वो कब की गई थी, कौन से स्थान पे की गई थी, तो 1973 में 1973 में
उड़ीसा में क्या है कि इसकी स्थापना की गई थी। अब आती है कि जो सेल है उसका पूरा नाम अंग्रेजी में क्या होता है। सेल क्वेश्चन बन सकता है ये कि सेल का अंग्रेजी में पूरा नाम है बताइए। तो ध्यान रखना कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का पूरा नाम है। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का पूरा नाम है अंग्रेजी। बात आती है कि ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसमें प्रमुख रूप से किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से ये आधारित है, तो इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कच्चे माल व सस्ते परिवहन पर आधारित। जो ये है ये प्रमुख रूप से किस पे आधारित है? कच्चे माल पे, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि के द्वारा और खनिजों के द्वारा में जो प्राप्त होता है। बात आती है सस्ते परिवहन पर आधारित है, परिवहन के द्वारा इस माल को, इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के संसाधनों द्वारा पहुंचाया जाता है। बात आती है प्रमुख रूप से इसमें आवश्यक कोयला, मैग्नीज की खानों के समीप स्थापना। ये प्रमुख रूप से जो सेल की स्थापना की गई है ये कहाँ की गई है? प्रमुखतः जो आवश्यक के प्रमुख क्षेत्र है, जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र है, जो मैग्नीज की प्रमुख खाने हैं, उनके समीप क्या है इस सेल की स्थापना प्रमुखतः की गई है, ताकि आवश्यकताएं हैं वो नजदीक पूर्ण हो सके, भंडारण है वो आवश्यक रूप से संतुलित किया जा सके, परिवहन है उसकी लागत कम आए। बात आती है कच्चे माल की दृष्टि से भारत का स्थान। लोहे इस्पात की दृष्टि से हम बात करें तो कच्चे माल रूप में जो हमें सामान प्राप्त होता है वो प्रमुख रूप से उस दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है किस आधार पे बताया गया है? तो ध्यान रखना विश्व में जो भारत का इसमें स्थान बताया गया है वो तीसरा स्थान प्रमुखतः बताया गया है। अब बात आती है कि डायरेक्ट रेड्यूस्ड व स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है, वो रेड्यूस्ड व स्पंज जो आयरन है, आयरन यानी लोहा, उसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताया गया है। और भारत का स्थान क्या आता है? तीसरा स्थान है, वो कच्चे माल की दृष्टि से बताया गया है। बात आता है कि भारत से पहले जो प्रमुख प्रथम और द्वितीय स्थान है लोहे इस्पात की दृष्टि से वो कौन कौन से देशों के हैं? तो ध्यान रखना चीन, अमेरिका, ये दो है, ये प्रथम और द्वितीय स्थान पे। इसके बाद जो तीसरा स्थान आता है वो हमारे देश किसका आता है? भारत का आता है। बात आती है कि सेल के 3 और कारखाने हैं वो भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। तो 3 क्षेत्र प्रमुख रूप से कौन कौन से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य है, वहां का जो स्थान है विशाखापट्टनम, वहां पे क्या है कि सेल के और अधिक कारखाने स्थापित किए गए। सेल का संबंध किससे है? इस्पात से, ध्यान रखना। बात है तमिलनाडु राज्य है, वहां पे जो सेलम नामक स्थान है वहां पे क्या है कि इसके उद्योग धंधों के कारखाने स्थापित किए गए हैं। बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक का जो विजयनगर है वहां पे क्या है? सेल के 3 कारखानों की स्थापना की गई है। इस प्रकार क्या है कि भारत में जो लोह इस्पात है वो अपने क्या है कि एक उच्चतम स्तर प्राप्त किए हुए हैं, और लोहे उद्योग है, इस्पात उद्योग है, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और विश्व की दृष्टि से भी भारत का क्या है? लोह इस्पात की दृष्टि से भारत का प्रमुख स्थान विश्व में रहा है।